प्रहरी के रूप में यहां पर बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। हमारी उम्र तो उस वक्त 10 वर्ष की थी और 5वीं में पढ़ते थे, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है कि परिवार में जब हम बैठते थे, आपातकाल की चर्चा परिवार में होती थी। बलिदान की घटनाओं के पश्चात आखिरकार देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी। सचमुच में ये बहुत बड़ा एक देश के लिए एक काला दिवस था। मैं इस बात को कह सकता हूं कि देश में आपातकाल लगने के बाद संविधान से ऊपर है, और ऊपर होने के साथ साथ में आप निश्चित रूप से ये भी कर सकते हैं कि इस दिशा में भी जा सकते हैं कि अधिकार नहीं होंगे, उस तरह से भी आगे सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन आपातकाल का विरोध हुआ, डट करके विरोध हुआ। की तादाद में लोगों को, नेताओं को, विपक्ष के लोगों को वैचारिक दृष्टि से जो मतभेद रखते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और ऐसी सूरत में जब देश ने उस दौर को पार करने के बाद बहुत विकट परिस्थिति में इस दृश्य को देखा, तो आखिर दिग्गज नेताओं को हरा दिया। वो सही मायने में से देश की अभिव्यक्ति थी, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति थी। मैं उन सारी चीजों में लंबा बोलूं, मुझे लगता कि वो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान की किताब लेकर के पूरे देश में घूम रहे, देश नहीं दुनिया में घूम रहे, संविधान खतरे में। क्या उनको याद दिलाना यह आवश्यक नहीं है कि संविधान तो खत्म उस दिन कर दिया था जब राहुल गांधी जी, जिस दिन आपकी दादी मां ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके जो है लोकतंत्र समाप्त कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी। क्या ये सत्य नहीं है? आज उन सारी बातों का जिक्र करेंगे तो मुझे लगता कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है उन बातों का। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए अभिनंदन करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले कल जो कैबिनेट का जो फैसला, जो आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ, ये याद रहे आने वाली जनरेशन को कि भारत स्वतंत्रता पश्चात के बाद भी ऐसे एक दौर में से गुजरा जब एक तरह का भारत को गुलाम बनाने का प्रयत्न किया गया, सिर्फ कुर्सी के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। इसको कैसे भूला जा सकता है? डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने यहां बहुत विस्तार से अपनी जीवन की घटनाएं सुनाई। ऐसे कितने लोग हैं बाहर प्रदर्शन में, एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप एक एक चीज को आप नजर मारेंगे, आप देखेंगे कि इस देश में ऐसी घटनाएं आजाद भारत के इतिहास में जब इमरजेंसी लगाई गई कि नौजवानों को, विपक्ष के नेताओं को बिजली की तार के साथ करंट लगा करके उनको प्रताड़ित किया गया। मार पिटाई की बात तो बहुत सामान्य थी। इस तरह से प्रताड़ित किया गया जिस तरह से जब हम स्वतंत्र नहीं थे उस वक्त के दौर में जो यातनाएं दी जाती, उस प्रकार की यातनाएं दी गई। इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत आवश्यक है कि हम कभी भी इस आपातकाल के उस काले अध्याय को, काले दिन को कभी ना भूलें। हम दुनिया की तरक्की की राह में
आज मजबूत भारत मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारा यह दायित्व तो रहना चाहिए कि हम दुनिया की दौड़ में प्रगति की राह पर कहीं भी आगे पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद अतीत को ना भूलें। कि ऐसा दौर भी हमारे देश के अंदर आया था जब भारत आजाद था, लेकिन आजादी के बावजूद भी इस देश के अंदर जो है वो बोलने की आजादी नहीं थी, क्योंकि आपातकाल लगा था। मित्रों, मैं हिमाचल प्रदेश में हमारी जब सरकार थी, मैंने एक बिल पारित किया। पहले तो हमने एक स्कीम बनाई और स्कीम के अंतर्गत हमने तय किया कि जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे इस आपातकाल के दौरान जेल की सलाखों के पीछे रहे, उनके लिए थोड़ा सम्मान की दृष्टि से जो है वो हमको व्यवस्था करनी चाहिए। तो लोकतंत्र प्रहरी की एक योजना हमने लाई और हमें पूरा अंदेशा था कि जब हमारी सरकार कहीं अगर नहीं होगी तो कांग्रेस इस योजना को एक नोटिफिकेशन के साथ समाप्त कर देगी। और अभी हाल ही में जब कांग्रेस की सरकार बनी 2.5 साल पहले, तो पहले सत्र में ही प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाया कि जो लोकतंत्र प्रहरी की एक शुरुआत की गई है, जिसमें एक सम्मान राशि हम उन लोगों को देते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे रहे उस दौरान जब आपातकाल लगा था, उसको समाप्त करने के लिए बिल लाया गया। क्योंकि नोटिफिकेशन से समाप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने एनेक्टमेंट की थी, हमने बिल ला करके उसको पारित किया था। हमने विरोध किया, डट करके विरोध किया, लेकिन बहुमत उनके पास था, उन्होंने बिल पारित कर दिया। और बिल पारित होने के बाद वो राज्यपाल महोदय जी के पास अभी तक भी लंबित है। हमारे वो लोकतंत्र प्रहरी जिनको हमने वो सुविधा थोड़ी सी दी थी, सम्मान ला कि उनका कोर्ट में जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उनको वो राशि देना बंद कर दिया। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको वो सम्मान राशि, क्योंकि योजना है, एक्ट के मुताबिक है, और एक्ट में प्रोविजन करने के बाद जब तक एक्ट पास होने के बाद नोटिफाई नहीं होता तब तक के लिए आप इसको बंद नहीं कर सकते। हमने कानून के दायरे में और वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास की योजना भी लेकर के आए हैं। उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हालांकि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं इस बात को लेकर के कि केंद्र के लिए हमने योजनाएं भेजी हैं और योजनाएं भेजी हैं तब जाकर के स्वीकृत हुई। योजनाएं तो बहुत सारी भेजी की गई थी, यहां से भेजी गई थी, उनकी स्वीकृति आई है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने यहाँ पर कहा कि आपातकाल का वो दौर जब स्मरण हम करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। और ऐसा भी दौर जब आपातकाल के दौरान ना बोलने की इजाजत थी, ना लिखने की इजाजत थी, ना अभिव्यक्ति की इजाजत थी, जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी करने का जो कार्यक्रम चला, तो हमने इस बात को भी, उस वक्त का वो दौर ऐसा था कि साधु लोगों की भी नसबंदी करती थी। ये भी स्थिति देश के अंदर रही आपको, और प्रताड़ित करके आप कल्पना करो कि किस तरह का वो दौर था। मैं उन सारी चीजों में जाकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आज के इस दौर में, भले ही 50 वर्ष बीत गए हैं, बात पुरानी हो गई, लेकिन इस बात को पुरानी नहीं होने देना है। ये आने वाली पीढ़ियों के दिल दिमाग में रहनी चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने सत्ता पर बने रहने के लिए देश के ऊपर आपातकाल थोपा था। और इस बात को मुझे लगता है कि ये हमारा दायित्व है, जिसको हम स्मरण कराते रहें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संदेश को लेकर के हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद माननीय जयराम ठाकुर जी। आपने बहुत अच्छे से कैसे आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम सबके मध्य रखी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ निमंत्रण देना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि केंद्र में मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से कि वो आए और जिसका हम सबको बहुत देर से इंतज़ार है आपका संबोधन सुनने के लिए। आप आएँ और संबोधन करें। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, प्रदेश का बहुत ही अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भूतपूर्व सांसद सुरेश भारद्वाज जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केशव चौहान जी और अरुण फाल्तू जी, और मशहूर फनकार हिमाचल का आन बान और शान मोहित चौहान जी, बलवीर सिंह वर्मा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया है, संजय ठाकुर जी प्रदेश के बीजेपी के महामंत्री और कोऑर्डिनेटर इस कार्यक्रम के, पार्टी के और वरिष्ठ नेता और विशेष करके जो आपातकाल के वक्त जिन्होंने संघर्ष किया, झेला है, वैसे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ महानुभाव आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण। मुझे अनाउंसमेंट करते समय कहा गया है कि हमारा बहुत युवा नेता, तो मैंने सोचा मैं तो 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, तो 8 बार चुनाव लड़ने के बाद तो आदमी तो युवा नहीं रहता है। लेकिन फिर मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी इतना जोश के साथ काम करते हैं, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, तो जो प्रधानमंत्री जी इतना बिना तखान के, बिना रुके काम करता है देश के प्रति, तो हम लोग तो छोटे हैं, तो हमको अगर युवा कह दे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो मान के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कई जगह कहा है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं युवा हूँ, दिल से तो युवा हूँ, अब देखने में युवा लगता है तो ये मेरा गलती नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कई बार हम आए हैं, तो मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आने से ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि मैं किसी और प्रदेश में गया हूँ। वैसे तो केंद्र मंत्री होने के नाते पूरा देश हमारे लिए बराबर है, लेकिन क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ तो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, तो मुझे अलग तो लगता नहीं है। बस फर्क अगर है तो मुझे यहाँ जमीन नहीं मिला है रहने के लिए, वही एक फर्क है। तो अब यहाँ कानून है, हिमाचल से बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकते। अगर परमिशन होता तो मेरा बाकी प्रॉपर्टी बेच बाच की यहाँ मैं हिमाचल में एक जमीन खरीदता और यही बैठता। इतना खूबसूरत प्रदेश, और एक ज़माने में पूरा हिंदुस्तान का शासन शिमला से बैठ करके करना अंग्रेज़ों ने, तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ आपके बीच में आने का आज प्रमुख रूप से जिस कारण मैं यहाँ हूँ उसका जिक्र सबने किया, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छा से बताया और हमारा अध्यक्ष जी ने तो अपने जीवन काल का घटना आपके सामने में साझा किया, और फिर उन्होंने किस तरीके से उसका लड़ाई को उन्होंने लड़ा है ये भी बताया। इसमें देखिए एक चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि संविधान में आपातकाल कब लगता है वो जानना चाहिए। देश अगर खतरा में है, हमारा आंतरिक सुरक्षा या बाहरी ताकत के वजह से हमको हमला
करने के कारण ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया तो आपातकाल लगता है। लेकिन जो 1975 में आपातकाल लगा वो देश को कोई खतरा नहीं था, देश में ऐसा कोई परिस्थिति खड़ा नहीं हुआ, नेतृत्व से लोग खुश नहीं थे, उनका चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया, तो खतरा देश को नहीं था, खतरा कुर्सी का था। तो उनका अपना कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया गया है। तो इसको क्या है कि आजकल लोग काफी साल हो गए, 50 साल हो गए, तो भूल जाते हैं। हमारा नॉलेज, हमारा जो आकलन है वो सटीक होना चाहिए। अगर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब कहता है कि आपातकाल लागू होना इस देश के लिए काला दिन है और संविधान का हत्या है, तो फिर हम सटीक उसका जवाब देना चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो इसमें राष्ट्र को संकट नहीं था, एक व्यक्ति का कुर्सी के ऊपर में संकट आ गया तो इमरजेंसी लागू किया और पूरा संवैधानिक व्यवस्था को सस्पेंड कर दिया गया है। और जो उसमें जो यातनाएं हुए हैं इसको लेकर के कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव का मूल यह है कि जिन लोगों ने उस समय संघर्ष किया, आपातकाल के विरोध में जिन्होंने ताकत लगा के विरोध किया और कई जाने चले गए उस समय उस संघर्ष के दौरान, उनको स्मरण करते हुए, उनके हिम्मत को दाग देते हुए हमने उनके पूरे जो कंट्रीब्यूशन है, उनके योगदान है, उसको हमने याद किया है। दूसरे और फिर ये प्रतिबद्धता हमने जताया कि आने वाले दिनों में हमारा देश, भारत देश, कोई भी संविधान का व्यवस्था को चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह से आपातकालीन व्यवस्था हमारा देश में मंजूर नहीं है। ये हमने कल कैबिनेट में पारित किया। साइड बाय साइड भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरा कार्यकर्ता पार्टी की ओर से जो संविधान हत्या दिवस को मनाने का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो इसका व्यवस्था हमारे वर्मा जी ने जो बताया है, ये कोने कोने हमारा जिले से लेकर के तहसील गांव तक इसको ले जाना है। इसको ले जाने का मूल कारण ये है कि हमारा देश लोकतंत्र देश है और हमारा प्राचीन काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमको कोई अंग्रेजों ने आकर के लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाया। हमारे पंचायत की व्यवस्था, गांव में एक दूसरे का सलाह मशुरा करना, व्यवस्था बनाया हुआ है हमारा देश में। तो कोई एक आदमी इस तरह का डिक्टेटरशिप यहाँ पे अपना लागू करेंगे तो हम इसको नहीं मान सकता है। तो ये चीज तो कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल भी नहीं है। हमने तो ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मंजूर है, हमारे डेमोक्रेसी का वैल्यू को समझता है, तो कांग्रेस भी विरोध करना चाहिए। कई कांग्रेसी नेता तो बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो है इस देश के लिए एक काला दिवस था। तो इसलिए ये इसको हम सिर्फ बीजेपी तो लीड रोल ले रहे हैं, लेकिन पूरा देश को आगे आना चाहिए। और देश को खतरा है, देश में संविधान खत्म हो जाएगा, तो ये बीजेपी के लिए क्या है, ये तो देश के लिए खतरा है। तो हर एक नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। ये हमको सबको समझाना है। ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये भारत देश का मुद्दा है। और जब ये अनुच्छेद 352 को दुरुपयोग किया तो उस समय सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? मीडिया वाले। हमारा देश का जो 3 प्रमुख स्तंभ है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका, तीनों को पूरा बांध करके एक व्यक्ति के हाथ में आ गए थे। तो इसका विरोध तो मीडिया भी करना चाहिए। तो हमने प्रेस मीडिया वालों को भी कहा है कि कोई हमारा विरोध में कोई मीडिया हो सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में किसी का सोच हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तो ऐसा था कि मीडिया का वॉइस ही गला घोट दिया गया है, तो सारा मीडिया भी खोल के सामने में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कैंपेन को ले जाना है। जयराम जी ने सही कहा, ये भूलने वाला बात थोड़ी है। आराम से कांग्रेस कहते हैं कि 50 साल हो गए, इसको उठाने का क्या जरूरत है। अरे इसको बार बार उठाना चाहिए ताकि ऐसा हरकत कोई करने का जरूरत ना हो भविष्य में। तो ये तो इसलिए हम लोग ने कैबिनेट ने इसको पास करके ले गया है। तो ये जो तानाशाही का खेल था उसको कभी भी कोई और ना खेले। आज कांग्रेस के पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को हम समझाते रहना चाहिए। हमारे मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। जब एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो ये इमरजेंसी का नौबत आता है। तो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। पूरा देश ही इंदिरा गांधी के वहां अंदर में बांध करके एक व्यक्ति देश से बड़ा हो गया, तो ये कैसे मंजूर हो सकते थे। इसलिए वो महान हस्तियां और जो भी लोग उस इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किया, उसका संघर्ष को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आज कोई कहते हैं कि 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी का, वो दौर को याद नहीं करना चाहिए, तो हमारा वो मीसा लगा करके, मीसा के तहत बंदी बना करके जेल में ठोस दिया गया है, तो उसका जो कुर्बानी है हम क्या ऐसे भूल जाओ। ये जो कहने वाले ही पहले तो माफी मांगना चाहिए कि इतने लोगों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष किया, उनके आत्माओं को आपने चोट पहुंचाया है, ये कह करके संघर्ष करने वाला का उसको भूलना चाहिए, इमरजेंसी को याद नहीं करना चाहिए। ये सोच ही कितना गलत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ कहता है, मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का दो मूल चीज होता है, परिवारवाद नहीं होते हैं और तानाशाही नहीं होते हैं। तो कांग्रेस ही एक परिवार है, तो उस कांग्रेस को चलाने वाला लोकतंत्र के मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अगर परिवार ही राजनीतिक दल का प्रमुख है और परिवार ही सब कुछ है, तो वो पार्टी लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आम आदमी उस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते। हमारा भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी हमारा अध्यक्ष हो सकता है, जिसका पास क्वालिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, और वो हमारा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जो देश को संचालन करके भविष्य का दृष्टिकोण रखते हुए देश को आगे ले जाने का क्षमता रखता है। तो हमारे यहाँ तो कोई परिवारवाद का कोई मूल्य ही नहीं है। तो इसलिए मेरे जैसे जिस गांव से मैं आया हूं, मैं तो इमरजेंसी के समय में तो काफी छोटा था, तो बाद में मुझे मालूम चला इतना रिमोट था कि इमरजेंसी लागू हो गया, ये भी नहीं मालूम था हमको। आप सोचिए, जिस गांव में 7 दिन पैदल चल करके मेरा गांव पहुंचता है, तो देश में इमरजेंसी लागू हो गया, हम लोग को तो पता ही नहीं। कांग्रेस के लोगों ने ना गाड़ी रास्ता बनाया, ना बिजली दिया, ना पानी था। पानी तो था हमारे जंगलों से, पहाड़ों से जो आते हैं फवारे, वही पीते थे हम। तो हमारे देश के लोग इमरजेंसी झेल रहे थे, और हम ऐसे जगह में पैदा हो गया, वो इमरजेंसी लागू हो गया, पता ही नहीं था। बाद में जब मैं स्कूल हायर सेकेंडरी पहुंचे, तब मैंने इमरजेंसी के बारे में जब पढ़ा, तो बाद में इतना देर से मुझे गुस्सा आया, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था इमरजेंसी लागू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया, मैं सांसद बन गए, अटल जी के साथ में मैं कमीशन में थे। 99 में मैं
राष्ट्रीय आयोग में आया 99 से, और 2000 में आपको मालूम है पीएमजीएसवाई लॉन्च किया गया अटल जी का जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को। तब जा करके वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तहत मेरे गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचा, और मेरे जैसे आदमी इतना युवा अवस्था में मैं राष्ट्रीय सचिव बन गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना 99 में बन गया मैं राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय आयोग में भी था और पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था। फिर अडवाणी जी के साथ, फिर वेंकैया नायडू जी के साथ, राजनाथ जी के साथ मैं राष्ट्रीय सचिव लगातार रहा। इतने सालों से मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा हूं। तो मैं जिस गांव से आता हूं, जिस व्यवस्था से मैं पैदा हुआ हूं, अगर कांग्रेस में होता तो ये मेरा कल्पना से बाहर था कि ऐसा छोटा सा गांव से आकर के इस देश का मैं कैबिनेट मंत्री बन सकता हूं और इस देश का उस कुर्सी में बैठा जिस कुर्सी में डॉक्टर BR अम्बेडकर बैठे थे, इस देश का मैं कानून मंत्री बना। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का सोच, हमारा पार्टी का व्यवस्था, हमारे यहाँ की संस्कृति यही है जो थोड़ा सा मन लगा के अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर आगे आपको जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से मिलता है। तो परिवारवाद का घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद ही उनका पहचान है, तो वो इमरजेंसी का विरोध कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने पार्लियामेंट में जो सांसद है सबको मैं कहता हूं, आप ठीक है हमारा पार्टी को विरोध करते हैं, लेकिन अपने मन से पूछिए कि इस देश में अगर कोई एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पूरा प्रक्रिया से हम लोग चलता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कट्टर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब यहां जुड़े हुए हैं। मैं आज यहां से कल्पा, रेकोम्पियो कल्पा आगे होते हुए ग्याबोंगपू का, फिर नाको, फिर चंगो सुमदो होते हुए आगे हम जाएंगे ताबो, काजा करके लोसर, कुंजनला होते हुए हम केलोंग जाएंगे। और कई कार्यक्रम का जिक्र भी जो हुआ है, इसमें आपको समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश का इतना सुदूर इलाके में जो कार्यक्रम जिसका शिलान्यास लगाने के लिए मैं जा रहा हूं, वो उनकी जिंदगी को बदल देंगे। वहाँ के महिलाओं का, वहाँ के युवाओं का, वहाँ के रहने वालों। साल में लगभग 6 महीने बर्फ के अंदर में रहते हैं, आने जाने का व्यवस्था कोई साधन संभव नहीं होते हैं, तो उनके लिए सोचना अलग से, ये मोदी जी का आशीर्वाद है कि मैं इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। और ये एक पहाड़ी इलाका होने के नाते हिमाचल का एक विशेष परिस्थिति है। तो जब हमारा जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ चल रहा था तो बहुत अच्छा, कितना बड़ा बड़ा परियोजनाएं, कितना अच्छा काम हुए, लेकिन लोगों को पता नहीं सरकार बदलना है किस फैशन से कांग्रेस को लाया, अब पछता रहे हैं लोग। तो हिमाचल के कुछ लोग आए, बोलते हैं कि ये गलती हो गया है, जयराम ठाकुर जी के सरकार को कंटिन्यू कराते हैं तो हम कितना फायदा होते हैं, तो ये गलती हो गया। ठीक है, इंसान है, गलती हो जाते हैं, लेकिन बार बार गलती नहीं करना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार लाना है। तो इसलिए मैं मानता हूं हिमाचल प्रदेश का विशेष परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्यार है, देश के लिए तो है ही, पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष जो उनका लगाव है, उसको समझते हुए हम लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। आगे हिमाचल का बहुत अच्छा काम होगा, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में मैं आज आपके बीच में पा करके बहुत ही गौरवान्वित भी हूँ, आनंदित भी हूँ और जोश बढ़ा, मैं आगे जा रहा हूँ। तो आपका
कामकाज के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा से काम करते रहिए, परिवार सुखद रहे, बच्चों का भविष्य, उनका शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एक परिवार के अंदर में इतना बड़ा हमारा एक परिवार है, वो अच्छा से तालमेल के साथ हम काम करें और देश के लिए हम काम करते रहिए। यही मेरा शुभकामनाएं आप सबको, और जितने भी आज यहाँ इस कार्यक्रम का रचना किया है सबको दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।